गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम रीड कर रहे थे हिस्ट्री का 6th चैप्टर, जिसका नाम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो अभी तक हमने पढ़ा वुड स्टील के बारे में। टीपू सुल्तान की जिसको रखा गया है अभी तक, टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड है उसको इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा गया है, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग, जिसको स्टील कह सकते हैं हम, वो था। उसके बाद हम आते हैं कि आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया, कि कब आई, कैसे आई। द ईयर वॉज 1904। इन द हॉट मंथ ऑफ अप्रैल, चार्ल्स वेल्ड, एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, एंड दोराबजी टाटा। अब देखिए यहाँ पर अप्रैल के अंदर 1904 में चार्ल्स वेल्ड जो अमेरिकन जियोलॉजिस्ट था, और दोराबजी टाटा द एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेदजी टाटा, जो जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे थे, वर ट्रैवलिंग इन छत्तीसगढ़ इन सर्च ऑफ आयरन और डिपॉजिट्स, जो आयरन और डिपॉजिट्स के लिए घूम रहे थे। आयरन और वो चीज़ें होती हैं जिनसे हमें कोई मेटल्स, जिसको हम रिफाइन करके मेटल्स निकालते हैं जिनसे। दे हैड स्पेंट मैनी मंथ्स ऑन ए कॉस्टली वेंचर लुकिंग फॉर सोर्सेज ऑफ गुड आयरन और टू सेट अप ए मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया। अब वो यहाँ पर स्टील प्लांट इंडिया के अंदर लगाना चाह रहे थे, और काफ़ी समय उन्होंने वहाँ पर लगा दिया था कि कोई उन्हें एक अच्छा सा आयरन और की बेल्ट उनको मिल जाए। जमशेदजी टाटा had decided to spend a large part of his fortune to build a big iron and steel industry in India। तो वो डिसाइड कर चुके थे, जमशेदजी टाटा जो है वो एक अपना बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इंडिया के अंदर आयरन इंडस्ट्री के लिए वो स्पेंड कर चुके थे। बट दिस कुड नॉट बी डन विदाउट आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ फाइन क्वालिटी आयरन ओर। लेकिन यह तभी हो सकता था, वो अपनी फैक्ट्री तभी लगा सकते थे जब यहाँ पर उनको एक फाइन क्वालिटी का आयरन ओर मिलता। वन डे आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मैनी आवर्स इन द फॉरेस्ट, वेल्ड एंड दोराबजी केम अपॉन अ स्मॉल विलेज एंड फाउंड ए ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन कैरिंग बास्केट लोड्स ऑफ आयरन ओर। कि वो एक गाँव में पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ मैन और वीमेन जो है उन्होंने अपने पीठ पर टोकरियाँ रखी हुई हैं जिनके अंदर आयरन ओर है। दीज पीपल वर द अगारियाज, और ये अगारियाज थे। व्हेन आस्क्ड वेयर दे हैड फाउंड द आयरन ओर, जब उनसे पूछा गया कि कहाँ से मिला इनको आयरन ओर, द अगारियाज पॉइंटेड टू अ हिल इन द डिस्टेंस, तो उन्होंने कुछ दूरी के ऊपर एक हिल की तरफ इशारा किया। वेल्ड एंड दोराबजी रीच्ड द हिल आफ्टर एन एग्जिस्टिंग ट्रैक थ्रू डेंस फॉरेस्ट। तो वो बड़े थका देने वाली अनुभव के साथ वहाँ पर पहुँचे। ऑन एक्सप्लोरिंग द हिल, द जियोलॉजिस्ट डिक्लेयर्ड दैट दे हैड एट लास्ट फाउंड व्हाट दे हैड बीन लुकिंग फॉर। तब उस जियोलॉजिस्ट ने डिक्लेयर किया वहाँ पर पहुँचने के बाद कि जो चीज़ उन्हें चाहिए थी वो मिल गई। राजहारा हिल्स हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर्स इन द वर्ल्ड, और वो थी राजहारा हिल्स, जो दुनिया की सबसे अच्छी आयरन ओर्स में से एक है। बट देयर वॉज ए प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। द रीजन वॉज ड्राई, ये रीजन सूखा था, यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। एंड वाटर नेसेसरी फॉर रनिंग द फैक्ट्री, और फैक्ट्री के लिए जो वाटर है वो ज़रूरी होता है। वॉज नॉट टू बी फाउंड नियर बाई, वो वहाँ पर नज़दीक नहीं था। द टाटाज हैड टू कंटिन्यू देयर सर्च फॉर अ मोर स्टेबल प्लेस टू सेट अप देयर फैक्ट्री, और दोराबजी टाटा ने लगातार अपनी खोज जारी रखी कि कहाँ पर एक अच्छी लोकेशन मिल जाए फैक्ट्री के लिए। हाउएवर द अगारियाज हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ सोर्स ऑफ आयरन और दैट वुड लेटर सप्लाई द भिलाई स्टील प्लांट। अब अगारिया ने उनकी हेल्प की थी आयरन ओर के सोर्सेज को डिस्कवर करने में, और जो जहाँ से बाद में भिलाई स्टील प्लांट को आयरन और जो है ये सप्लाई किया जाता था। A few years later, a large area of forest was cleared on the banks of the river Subranrekha to set up the factory and an industrial township जमशेदपुर। और कुछ सालों के बाद वहाँ सुब्रन रेखा नाम की एक रिवर थी, उसके आसपास जो जंगल था उसको काट दिया गया, साफ़ किया गया, ताकि वहाँ पर एक फैक्ट्री लगाई जा सके और इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो है जमशेदपुर वो बनाया जा सके। हेयर देयर वाज वाटर नियर आयरन और डिपॉजिट्स, यहाँ पर आयरन और डिपॉजिट्स के नज़दीक पानी था, ये सुब्रन रेखा रिवर थी। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को दैट केम अप बिगेन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912, और 1912 में वहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी टिस्को के अंदर, टाटा आयरन स्टील कंपनी। टिस्को वॉज सेट अप एन opportune time. All through the late 19th century, India was importing steel that was manufactured in Britain। अब इंडिया जो है वो लेट 19th सेंचुरी में इम्पोर्ट करता था स्टील को, यानी कि ब्रिटेन से आता था वो। Expansion of the railways in India had provided a huge market for rails that Britain produced।
For a long while, British experts in Indian railways were unwilling to believe that good quality steel could be produced in India. अब उनका क्या था, ब्रिटिश एक्सपर्ट्स जो थे वो उनका ये विश्वास नहीं था कि इंडिया के अंदर भी एक अच्छा जो है वो स्टील बनाया जा सकता था. बाय द टाइम टिस्को वॉज सेटअप द सिचुएशन वॉज चेंजिंग. लेकिन जैसे ही टिस्को जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया तो सिचुएशन चेंज हो गई. इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट. तो आपको पता है वर्ल्ड वॉर हुआ था. स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड्स फॉर वॉर इन यूरोप. और अब स्टील की ज़रूरत थी ब्रिटेन को कि यूरोप के अंदर जो वॉर की नीड्स थी उसको पूरा करने के लिए. सो इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश स्टील इनटू इंडिया डिक्लाइंड ड्रामेटिकली. इसलिए अब ब्रिटेन से स्टील नहीं आ रहा था इंडिया में. एंड द इंडियन रेलवेज टर्न्ड टू टिस्को फॉर सप्लाई ऑफ रेल्स. और इसलिए जो इंडियन रेलवे ट्रेन्स बना रहा था वो चला गया टिस्को कंपनी के पास कि उन्हें अब आपसे मटेरियल चाहिए. एज द वॉर ड्रैग्ड ऑन फॉर सेवरल ईयर्स, जैसे ही लड़ाई लंबी चली, टिस्को हैड टू प्रोड्यूस शेल्स एंड कैरीज व्हील्स फॉर द वॉर. तो टिस्को ने वो शेल्स एंड कैरीज व्हील्स जो है वो बनाने शुरू कर दिए, यानी कि जो एक तरह से ट्रेन के रूप में काम आते हैं वॉर के लिए. In the colonial government was buying 90% of the steel manufactured by Tisco. Over time, Tisco became the biggest steel industry within the British Empire. तो इस तरह से 1919 में क्या हुआ कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने 90% स्टील जो मैन्युफैक्चर किया था कंपनी ने उन सबको खरीद लिया था. और इस तरह से एक सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर इंडिया में. In the case of iron and steel, as in the case of cotton textile, industrial expansion occurred only when British imports into India declined and the market for Indian. तो इस तरह से हम देखते हैं जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन है इंडिया के अंदर वो तभी सक्सेसफुल हुआ तब वहाँ पर इंपोर्ट के अंदर डिक्लाइन हुआ सब कुछ. यानी कि जब ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंपोर्ट करते थे स्टील को, जैसे ही उस स्टील को बंद किया ब्रिटेन से लाना तो इंडियन जो इंडस्ट्री है वो फ्लोरिश हुई. दिस हैपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर. यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग और उसके बाद में हुआ. As the nationalist movement developed and the industrial class became stronger, the demand for government protection became louder. Struggling to retain its control over India, the British government had to concede many of these demands in the last decades of colonial rule. और जैसे जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो डेवलप हुई और इंडस्ट्रियल क्लास जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो जैसे स्ट्रॉन्ग हुए तो उन्होंने अपनी डिमांड उठाना शुरू कर दी गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें गवर्नमेंट से ये चीज़ें चाहिए, हमें प्रोडक्शन चाहिए. और इस तरह से पूरे इंडिया के अंदर इस तरह का स्ट्रगल चलने लगा. और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लास्ट में उनकी कुछ मांगे माननी पड़ी कि ठीक है हम इन डिमांड्स को आपको मान लेते हैं. तो ये था आपका 6 चैप्टर हमारा कवर हो चुका है. और ये देखिए एक एल्सवेयर अर्ली ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जापान, तो ये आपको खुद रीड करना है.